सैन महाराज की जयंती पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का निमंत्रण देने पूर्व विधायक रामनिवास गुड़ेला भिवानी पहुंचे। पूर्व विधायक रामनिवास गुड़ेला ने कहा कि अपने आप को पिछड़ा वर्ग हितैषी बताने वाली भाजपा सरकार ने हमेशा पिछड़ा वर्ग लोगों के हकों को छीनकर उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया, जिसके चलते पहले से ही आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन की मार झेल रहे पिछड़ा वर्ग लोग भाजपा शासनकाल में पिछले 10 वर्षों के दौरान और भी अधिक पिछड़ेपन का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराने के लिए 4 दिसंबर को सैन महाराज की जयंती अवसर पर रोहतक के ITI ग्राउंड में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें पिछड़ा वर्ग के मांगों को मुख्य तौर पर उठाया जाएगा। वे वीरवार को स्थानीय PWD रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रोहतक में होने वाले पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का निमंत्रण भी दिया। हमारा SC से रहा उदयभान जी, क्या बात होगी? वो तो पार्टी के पद तो एक पद है नहीं, एक पद तो एक को मिलेगा, हमारा उदयभान जी रहे। और जब से चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, 35 एक्स MLA एक्स मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। बहुत बड़ी बात है आज या 1.5 साल के अंदर। मानते हैं नायब सैनिकों को पिछड़ा वर्ग से जोड़ने के लिए ही उनको अध्यक्ष पद बना रहा है, वो तो कितना फायदा होगा? नहीं, वो तो देखो भाई, हर पार्टी आप क्या ठंडे बनाती है, कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा। देखो, फायदा तो किसी पार्टी का, कोई पार्टी हो तब होता है जब उस पार्टी के नेताओं ने उस समाज के लिए कुछ किया हो। पब्लिक कह रही है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर किसी भाई को पद पर बड़े बिठा दे और समाज का नुकसान करने लग रहे हो तो उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आज बताना चाहता हूं। अभी पूछ रहे थे कि भाई बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, ये तो इलेक्शन आ गए भाइयों, तो इस तरह के दुनिया भर के प्रोपेगेंडे करें। जहां तक पिछड़े वर्ग की बात आती है, बीजेपी सबसे पहले कोड़ी भरती है पिछड़ा वर्ग हमारा। अगर इनका होता तो इतना बड़ा पिछड़े वर्ग पे इतना बड़ा अत्याचार तो नहीं करते ना, कि आप पूरे देश में क्रिमिनल की 8 लाख लिमिट है। सिर्फ एक हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें 6 लाख की। उनको ये पता है कि पिछड़े वर्ग की जो हमारी जातियां हैं अलग अलग, एक जमात नहीं हो पा रही, और इनका जितना भी शोषण किया जाए उतना कम है। हमारा 6 लाख किया तो हमारे कुछ भाइयों ने कोर्टों में, जैसे कि हमने 15 दिन रोड पे पैदल यात्रा की रोहतक से चंडीगढ़ तक। हमने बोला जी ये तो हमारा एक अधिकार है, पूरे सेंटर में 8 लाख है, हमारा 8 लाख तो रहने दो, 6 तो मत करो। मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि आने वाली 4 दिसंबर को जो हमारे सैन भगत जी महाराज की जो जयंती होने जा रही है, उसको हमने OBC सम्मेलन का नाम दिया, जयंती के उपलक्ष्य में। और जो OBC समाज पे जो अत्याचार हो रहा है इस बीजेपी सरकार जो कुठाराघात हमारे साथ किया, उसका मुंह तोड़ जवाब हम 4 दिसंबर को ये दिखा देंगे हरियाणा के अंदर कि OBC समाज मरा नहीं, जिंदा है। पीछे 4 सम्मेलन हमने कैथल में, गोहाना में और फतेहाबाद में और भिवानी में हमारे अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रामनिवास गुड़ेला जी जो OBC की आन और बान और शान है, जो OBC की लड़ाई लड़ते रहते हैं, इनकी अध्यक्षता में जो 4 प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं अलग अलग जिलों में, और आने वाला जो 4 दिसंबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो हमारे बड़े भाई रामनिवास गुड़ेला जी की अध्यक्षता में रैली होने जा रही है। रैली नहीं, वो रेला होगा। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया एक युवा NRI दंपति विवाद की सुनवाई करने कुरुक्षेत्र महिला थाना पहुंची तो उन्होंने फटकार लगाते हुए दोनों पक्षों की हरकतों को बचकाना, बेहुदा और बेबुनियाद बताया। वहीं रेणु भाटिया ने जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत प्रकरण पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रोफेसर समीना दिलवई का पक्ष सुनकर नियमानुसार कार्रवाई होगी। दरअसल रेणु भाटिया ने कहा कि वे आज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और युवा दंपति मामले की सुनवाई के लिए आई हैं। दोनों पक्षों में
पारदर्शिता रही, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां बाप को लड़का लड़की की बातचीत सुनवाई। उन्होंने बातें बचकाना, बेहुदा व बेबुनियादी लगी। लड़की का आरोप है कि लड़का फिजिकल फिट नहीं है, जबकि लड़के ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी फिटनेस रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को 10 दिन का समय दिया गया है। वहीं उन्होंने जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत में चल रहे मामले के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय को जेएनयू बनाने का प्रयास करने वाली समीना दिलवाई को तलब किया गया था। उन्होंने आगे 2 हफ्तों का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका पक्ष भी सुनकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज एक केस हमारे पास पिछले 4 महीने से आया था। एनआरआई केस था और पिछले 1-1.5 साल में हमने लगभग 4-5 एनआरआई केसेस सॉल्व किए हैं। हरियाणा की बेटी पंजाब का बेटा, पंजाब की बेटी हरियाणा का बेटा, या हरियाणा का कोई बच्चा और दूसरे राज्य का बच्चा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने पिछले करीब 1.25 साल से आ रही थी। ये भी केस उसी से संबंधित था। ऑस्ट्रेलिया दोनों बच्चे रहते हैं, विवाह करके गए हैं। वहां जाकर 15-20 दिन के अंदर इनकी अनबन थी और अब लड़का घर से बाहर है, गायब है, ये लड़की वालों का इल्जाम है। और लड़की लड़के के घर पे बैठी हुई है। लड़के वाले कहते हैं कब्जा किया है, लड़की कहती है मैं ब्याह कर आई हूं। इस केस को हमने 3 बार सॉल्व करने का प्रयास किया। दोनों माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भुलाना चाहते। तो बहुत दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष जैसे महान देश में ये जो संबंध बिगड़ रहे हैं बहुत निंदनीय है। कहाँ हमारे ऋषियों मुनियों ने इतनी हमें अच्छी संस्कृति दी, अच्छा संदेश दिया, लेकिन वर्तमान समय में कुछ कालखंड ऐसा आया है कि हमें बहुत हीन भावना अपने ऊपर महसूस होती है। हम लोग पब्लिक को लीड करने वाले पर्सन हैं और जिस प्रकार घर टूट रहे हैं, खंडित हो रहे हैं, थोड़े समय में भी लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को कॉमन बात कर रहा हूँ, आपस में ना समझ पाना, परिवारों का ना समझ पाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैम नेहरू भाटिया जी जो ये देख रही हैं सारा महिला आयोग का कार्य, फतेहाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें कि महिला बाल विभाग विवाद द्वारा खंड के गांव मेयोंद कला में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी को रोक दिया गया। जानकारी मुताबिक बता दें कि लड़की का परिवार यूपी का रहने वाला है और पिछले तकरीबन 12 साल से मेयोंद कला में रह रहा है। बता दें कि विभाग ने लड़के के परिवार को फोन के माध्यम से इसकी सूचना देकर बारात को रास्ते से ही वापस भेज दिया। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री के बारे में पिछले कुछ दिनों से लगातार बयान दे रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी पर अनिल विज ने पलटवार किया, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी विज ने जुबानी हमला बोला। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश की आजादी के 76 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बीजेपी के राय में लगने जा रही है और जिन्होंने 70 साल की राजनीति की, उन्होंने तो लगाई ही नहीं, हमारी पार्टी ये कार्य कर रही है। इसके साथ विज ने कई अहम मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। राहुल गांधी जी को तो सोते जागते मोदी जी और अडानी नजर आते हैं। अब वो ये भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी नोट बंद कर देते हैं और अडानी ले जाता है। जो नोट बंद हो गया उसको कोई कैसे ले देगा? जो बंद ही हो गया नोट उसको कोई कैसे ले देगा? लेकिन मुझे राहुल गांधी जी की समझ पर तरस आता है।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा के ऊंचा गांव में आरएमसी से बनाई जाने वाली करीब 13 गलियों के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस कार्य पर लगभग 60 लाख की लागत आएगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार में सभी वर्गों का विकास हो रहा है। आज केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में चहुमुखी विकास कार्यों की झड़ी लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने और सरकार की उपलब्धियों को लेकर घर घर पहुंचाने का काम करेगी। ऊंचे गांव की 12 गली हैं एक दर्जन के आसपास, जो 60 लाख के आसपास ये बनके तैयार होंगे। और बहुत लंबे समय से बात की कि इस गलियों की आरएमसी आज से हमने शुरुआत की है और 60 लाख की लागत से बनके तैयार होंगे और 1 महीने में सारी गलियां बनके तैयार होंगी। और फतेहाबाद में चलती पिकअप का अचानक से टायर फट गया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा होने से टल गया। बता दें कि ड्राइवर पराली लेकर जा रहा था, तभी अचानक टायर फट गया, जिसके बाद मौके से ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। तिहत्तर दिनों तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी रही आशा वर्कर ने अपना दमखम दिखाने की तैयारी में है। जिला मुख्यालय पर एक बैठक का आयोजन कर आशा वर्कर ने एक बार फिर से आंदोलन करने की कवायद के लिए अपना दम भरा। आशा वर्करों का कहना है कि वो 26 से 28 नवंबर के लिए किसानों और मजदूरों द्वारा राजभवन के लिए किए जाने वाले कूच में शामिल होगी। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा। साथ ही बताया कि अभी भी ऑनलाइन काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। टैब वितरित किए जाएंगे। आशा वर्करों को नोटिस भी थमाए जा रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। तो हमारे आंदोलन से संबंधित हम सब जानते हैं कि 73 दिन आशाओं का आंदोलन चला और 73 दिन के आंदोलन के बाद अब भी हमारी जो है सैलरी नहीं डली है, वेतन आशाओं के खाते में नहीं आ रहा है, जिसके अलग तरह से कई कारण विभाग द्वारा बताए जा रहे हैं। जिस ऐप के द्वारा हमारा वेतन आता है वो ऐप भी अभी डाउनलोडेड नहीं थी। कल इस प्रेशर में कि हमने ये नोटिस भेजा है मिशन डायरेक्टर को कि 28 तारीख को हरियाणा की आशाएं मिशन डायरेक्टर ऑफिस पे कूच करेंगी। और यहाँ जज्जर की बैंडें टीम सापला वाला जो हमारा टोल प्लाजा किया था, जुलाना क्षेत्र के गतौरी गांव के पंचायत घर में नशा मुक्त कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जुलाना क्षेत्र के ग्रामीण ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो कार्यक्रम एडीजीपी श्रीकांत जाधव हिसार मंडल द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें नशे के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस दौरान उप सिविल सर्जन रमेश पांचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा नशा छोड़ने के लिए गतौरी गांव के पंचायत घर में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को पुलिस डिपार्टमेंट घर घर जाकर बता रहा है कि नशा बहुत गलत चीज है, नशे से आने वाली हमारी पीढ़ियां खराब हो रही हैं। पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा नशा छोड़ने के लिए गतौली गांव की पंचायत घर में एक प्रोग्राम किया हुआ है। लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट घर घर जाके ये बता रहा है कि नशा बहुत गलत चीज है और नशे से आने वाली पीढ़ी हमारी खराब हो रही है। उसके तहत एसएचओ जुलाना नरेश डांडा जी,
सब यहाँ मौजूद थे और मैंने यहाँ लोगों को यही बताया कि गांव जब ठान लेगा तो किसी भी घर में कोई नशा नहीं आएगा और कोई भी बच्चा नशा नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे गांव के लोगों को सब कुछ भुला के, किसी के साथ छोटा मोटा कोई मनमुटाव है, हर घर में हर बच्चे से लेके बूढ़े तक ये लग जाना चाहिए कि हमारे गांव में नशा नहीं कोई करेगा, ना आने देंगे ना हम किसी को करने देंगे। तो पीएम के साथ हमने यहाँ पे एक कैंप का आयोजन करवाया था, जो नशे के आदी हैं, ड्रग्स एडिक्ट हैं, जिसमें वो स्नैक, तलफा या फिर शराब के आदी हैं, उनको दवाई कराने के लिए जो मेडिकल विभाग से भी हमारी टीम आई हुई थी, उनको फ्री में दवाइयाँ दी जा रही हैं और इनको नशे से कैसे बचाया जाए इस संबंध में डॉक्टर की टीम ने भी इनको दिशा निर्देश दिए हैं और पूरे इलाके के और भी काफ़ी जो ड्रग्स के एडिक्ट हैं वो यहाँ पे आए थे। भिवानी मुख्यालय के निर्देशानुसार कृषि तथा किसान कल्याण विभाग भिवानी के अधिकारियों ने खाद बीज की गुणवत्ता को लेकर पंजीकृत खाद बीज और दवाइयों के प्राइवेट विक्रेताओं के दुकान पर सैंपलिंग भरने का अभियान चलाया। इस दौरान खाद और बीज पौष्टिक नमूनों को संबंधित प्रयोगशाला में भेजा गया। अगर जांच में गुणवत्ता अनिवार्य पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भिवानी जिले की मैं बात करूं आपसे तो लगभग 4,88,000 5 लाख ही कहो आप यूरिया के बैग की सप्लाई भिवानी के अंदर हो चुकी। और डीएपी की बात करें तो डीएपी के अंदर भी लगभग 4,84,000 से ज्यादा ही बैग किसान ले जा चुके हैं। आज अगर स्टॉकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 20,000 से ऊपर बैग डीएपी के मार्केट के अंदर हैं और 2 लाख से ज्यादा बैग यूरिया के मार्केट के अंदर उपलब्ध है। और जितने भी किसान भाई हैं वो आराम से अपनी यूरिया, डीएपी या जो भी और कोई इनपुट्स की जरूरत हो वो मार्केट से लेके जा रहे हैं। इस संबंध में अगर हम बात करें मॉनिटरिंग की या तो कृषि विभाग की टीम पूरी मार्केट के अंदर अलर्ट है और कोशिश ये है किसी भी किसान भाई के साथ किसी प्रकार का धोखा न हो, उन्हें किसी प्रकार की टैगिंग का सामना न करना पड़े। और हमारी शुरू से ही सोच ये रही थी कि किसानों को किसी प्रकार की डीएपी और यूरिया की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जो कृषि विभाग ने अब खाद, बीज और दवाइयों की सैंपलिंग का काम शुरू किया है वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि किसान को पता नहीं होता कि भाई कौन सी दवाई अच्छी है, कौन सी असली है, कौन सी नकली है। अगर कृषि विभाग छापेमारी कार्रवाई करेगा, सैंपलिंग करेगा तो उससे दुकानदारों में भी भय बना रहेगा और वे नकली बीज, खाद, दवाई न लेके आएंगे। अगर किसान नकली बीज, खाद, दवाई डाल देता तो उसकी औसतन पैदावार आधे से भी कम हो जाती है। किसानों के साथ धोखा है। दूसरा, कृषि विभाग की इन छापामार कार्रवाई से ये फायदा होगा, अब तक जो दुकानदार थे डीएपी और यूरिया खाद के साथ बीज व अन्य दवाई टैगिंग कर रहे थे, तो ये इन्होंने अभियान चला, इससे इन साथ में जबरदस्ती नहीं बेच पाएंगे, किसानों को आर्थिक नुकसान भी नहीं झेलना पड़ेगा। फरीदाबाद के गांव साहूपुरा के रहने वाले दीपक 20 साल से गेंदे के फूल की खेती कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। और इसी को लेकर जाओ बनवारी से बातचीत की, उन्होंने बताया कि एक किले में 15 से 20 हजार की लागत आती है। अगर मुनाफे की बात करें तो 1.5 से 2 लाख का मुनाफा हो रहा है, जिससे वो काफी खुश है। वहीं सरकार की योजनाओं का भी उन्हें लाभ मिल रहा है। गेंदे की खेती में कम लागत लगती है और मुनाफा अच्छा हो जाता है, साथ ही पानी की भी बचत होती है। बहुत है फायदा, तो बिक जाती है, महंगी बहुत।
अच्छा, लागत की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से किसान बता रहे हैं कि 15 से 20 हजार रुपए की लागत आती है, और मुनाफे की अगर बात की जाए कितना मुनाफा हो जाता है? हाँ, एक लाख कम से भी कम है, 1-2 बीघा। दो? हाँ, अच्छा, 2 तो है। अगर बात की फूल की अगर बात की जाए तो डिमांड कितनी होती है, क्योंकि तो शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में डिमांड कितनी बढ़ जाती है इनकी? हाँ, कम से भी कम 15-16 रुपए किलो तो होंगे। अच्छा। अच्छा, सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? सही मिल रहा है, सरकार सही सहयोग करी, सरकार की जो योजना है उनका लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, मगर आधा अधूरा ही मिल रहा है अभी तो। अच्छा, हाँ। तो फूल की खेती से आपको काफी फायदा है आप लोगों को? हाँ, आता है। और मुनाफा लागत की कम बात से कम 1.5-2 लाख का मुनाफा हो जाता है। लागत की अगर बात की जाए, लागत तो थोड़ी होती, ज्यादा लागत होती है इसके। सरकार ने भी इस पर 70% जो है सब्सिडी देने की जो योजना है वो दी हुई है, कितना लाभ उससे मिल पा रहा है आपको? लाभ बढ़िया हो पा रहा हमें, वैसा कोई ना है, और खेती बढ़िया हो रही है। हरियाणा सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिल पा रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मेहनत की बात की जाए तो इसमें और खेती के मुकाबले इस खेती में कितनी मेहनत लगती है? देखो, और खेती से बढ़िया खेती है ये। अच्छा। हाँ, फूलन की खेती वैसे बढ़िया खेती है। तो ऐसे में शादियों का सीजन चल रहा है तो डिमांड भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती होगी? डिमांड बढ़ जाती है शादी के मौसम में तो। अच्छा। अब फूल मिलेगा और ना मिलेगा नहीं। कालांवाली के उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश ने कृषि अधिकारी को साथ मिलकर यूरिया और डीपीए खाद के गोदामों की जांच की। बता दें कि उपमंडल अधिकारी सुरेश रावत ने कहा कि पिछले कई दिनों से यूरिया और डीएपी खाद को लेकर शिकायतें आ रही थी। कालांवाली से यूरिया और डीएपी पंजाब जा रही थी। उन्होंने कहा कि कालांवाली गांव में स्थित निजी व्यापारियों के ओर से बनाए गए 2 गोदामों को आज चेक किया गया है और आने वाले दिनों में चेकिंग जारी रहेगी। कालांवाली में आज के दिन 4 फर्मों पे यूरिया आई गई है, और ये गोदाम इनके 6 गोदाम है 4 फर्मों के, तो ये दूसरा गोदाम मतलब चेक किया जा रहा है, और इसके बाद में जो बची है वो भी चेक करेंगे। और 3 फर्मों के पास 2000 बैग यूरिया के और 400 बैग डीएपी के आज आएंगे। इसके अलावा एक फर्म है उसके पास 500 बैग यूरिया और 150 बैग डीएपी के आएंगे। एक गोदाम हमने और चेक किया है, उसमें अभी 750 कट्टे जो है यूरिया के आए हैं, उसका रिकॉर्ड वगैरह भी मंगवाया गया। तकरीबन 2000 कट्टे उनके आ रहे हैं, कुछ कट्टे अभी रास्ते में भी हैं। तो ये सारा माल आने के बाद पूरा स्टॉक का भी मिलान किया जाएगा, पीओएस में रिंग करा के सारा चेक किया जाएगा कितना आया है, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, कोई गलती तो उसमें नहीं है।